गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 57 में। और आज के कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हमने दर्पण के बारे में पढ़ा था। अब ये अपवर्तन क्या चीज़ है? कुछ नया नहीं है, बस इसमें ये है कि प्रकाश को हमें ऐसी जगह से गुजारना है जहाँ पर वो आर पार निकल जाए। देखो, दर्पण में क्या था कि जब प्रकाश की किरण को हमने दर्पण पर डाला, यानी कि किसी भी चमकदार सतह पर डाला, तो वो वहाँ से टकराकर वापस आ रही थी। लेकिन अपवर्तन वाले केस में टकराकर वापस नहीं आनी है। ऐसी सतह होनी चाहिए जिसमें से प्रकाश की किरण गुजर जाए, यानी कि एक माध्यम में। यानी कि पहले जो हमारे पास माध्यम था, मान लीजिए हवा से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो टकराने के बाद में वो किसी लेंस से, या जो कांच की स्लैब है, जो नीचे एक चित्र दिखाया गया है कांच की आयताकार स्लैब, वहाँ पर उसमें से निकल गई है, आर पार हो गई है इस कांच की स्लैब में से। तो बच्चों, ये अपवर्तन का नियम वही काम करेगा जब प्रकाश की किरण कहीं रुकेगी नहीं। जब खिड़कियों में हमारे ग्लास लगे होते हैं, उनमें से आर पार प्रकाश की किरणें निकल जाती है, तभी तो हमें बाहर दिखाई देता है, उनके आर पार दिखाई देता है। पारदर्शी जो चीज़ें होती हैं उनके अंदर अपवर्तन होता है। वो पानी भी हो सकता है, या फिर हीरा भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई तेल भी हो सकता है जिसमें से हम कुछ दूरी तक या देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं। उन सब के अंदर अपवर्तन होता है, परावर्तन नहीं होता। परावर्तन कब होगा? जब टकराकर प्रकाश की किरणें वापस आ जाएंगी। आर पार गई तो अपवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। उसके लिए जो बेस है वो यहाँ पर बना है। देखो, प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यम से होकर गुजरती हैं। मान लीजिए, जो आपके घर पर जो खिड़कियाँ लगी हैं जिसमें गिलास लगे हुए हैं, उसके अंदर तक धूप आ रही है, वहाँ से पास होके अंदर धूप आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हवा से जो प्रकाश की किरणें आ रही थी वो कांच में भी गई, कांच में से भी आर पार हुई और आपके रूम तक आ गई है। तो बच्चों, यहाँ पर कितने माध्यम में से होके गुजरी है प्रकाश की किरणें? बेसिकली देखा जाए तो तीन माध्यम होते हैं, क्योंकि एक वहाँ होता है जहाँ पे वायुमंडल भी नहीं है, निर्वात जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर कोई माध्यम ही नहीं होता। फिर हवा जो वायुमंडल होता है उसमें से गुजरती है, फिर कांच में से गुजरती है। जितनी बार प्रकाश की किरणें माध्यम बदलती है, उतनी बार ही उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश की किरण का, या प्रकाश की किरणों का, या प्रकाश का अलग अलग माध्यम में अलग अलग गति होती है। सबसे ज़्यादा गति जो होती है प्रकाश की, वो होती है निर्वात में। प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। जैसे जैसे माध्यम बढ़ता रहेगा, जैसे हवा के अंदर कुछ गैसेज आ गई हैं, तो प्रकाश की किरणें कम हो जाएंगी। माध्यम थोड़ा और गहरा हो गया, पानी है, तो उसके अंदर प्रकाश की जो गति है या चाल है वो और कम हो जाएगी। अगर प्रकाश के सामने दीवार आ जाती है या कोई अपारदर्शी कोई भी वस्तु आ जाती है, तो प्रकाश की किरणें वहाँ से गुजर नहीं पाती हैं, क्योंकि माध्यम इतना गहरा, इतना सघन हो गया है कि अब प्रकाश की किरणों का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, ध्यान रखना, प्रकाश की किरणें सबसे कम माध्यम जहाँ होता है सबसे तेज़ वहीं चलती हैं। जहाँ पर ज़्यादा माध्यम है या ज़्यादा मैटर है, जहाँ पर पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ पर प्रकाश की किरणें नहीं गुजर पाती हैं, उतनी ही उसकी गति कम हो जाएगी। तो 2-3 बार जब प्रकाश की किरणों के बीच में जो माध्यम बदलते हैं, उनमें उनकी वजह से उनकी दिशा में बदलाव होता है। इसी बदलाव को हमने क्या बोला, इस परिघटना को क्या बोला है? प्रकाश का अपवर्तन कहा है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को अब दोबारा से पढ़ना, आपको समझ में आएगी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है। तिरछा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी गति में परिवर्तन हुआ है। तो दूसरे माध्यम में इसके जाने की दिशा में बदलाव होता है। अब देखो, जब बहुत तेज़ी से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं तो सीधी जा रही हैं, लेकिन जैसे ही माध्यम बदल गया, कोई ऐसा माध्यम आ गया जिसमें प्रकाश की गति कम पड़ गई, तो भाई नीचे झुक के जाएगी ना, गति कम हो गई है, तो वहाँ पर दिशा में बदलाव भी तो हो जाएगा। तो इसी परिघटना को हमने क्या बोला? प्रकाश का अपवर्तन बोला है। अगली लाइन में हमारे पास है कि प्रकाश की सबसे तेज चाल निर्वात में होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है,
और अपवर्तन का जो कारण है वो क्या है? प्रकाश की चाल में बदलाव। क्योंकि माध्यम बदलता है तो गति बदलेगी, चाल बदलेगी, और चाल बदलेगी तो दिशा में परिवर्तन होगा। इसी वजह से अपवर्तन होता है। तो इस अपवर्तन को समझने के लिए, क्योंकि ये एक लेबोरेटरी वर्क है बच्चों, ये जो क्रियाकलाप यहाँ दिया गया है लैब में होगा, क्योंकि इस सभी बच्चों के पास में सबके घर में ग्लास स्लैब मिल जाए ऐसा नहीं होता। ग्लास स्लैब हमारी बुक की तरह होती है, इस तरह से। इसमें 2D डायमेंशन से दिखाया हुआ है तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या रखा हुआ है, लेकिन इस तरह से होती है। अगर हम इसके एक तरफ से प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो बिल्कुल सीधी आपके हिसाब से जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चित्र में देखेंगे ध्यान से, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई अभिलंब लेते हैं, अभिलंब क्या होता है? बिल्कुल इसके पैरेलल में एक लाइन हमने खींची है डॉटेड लाइन से, ये एक परपेंडिकुलर लाइन खींची है इस ग्लास स्लैब के बिल्कुल परपेंडिकुलर, ऊपर से डॉटेड लाइन से, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। और इधर से हमने प्रकाश की किरण को, जो डार्क लाइन है यहाँ से प्रकाश की किरण को गुजारा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि जब तक कि ग्लास स्लैब स्टार्ट नहीं हुई थी, यानी कि वायु के अंदर ये बिल्कुल सीधी चल रही है, और जैसे ही ग्लास स्लैब आ जाती है वहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डार्क लाइन है, प्रकाश की जो किरणें गुजर रही है, इसने अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लिया है और ये साइड में से जाने लगी है। अब जैसे ही जो ग्लास स्लैब ख़त्म होती है फिर से वायु आ जाती है, तो ये फिर अपनी गति दोबारा से चेंज करती है। यानी कि जितनी बार माध्यम बदलेगा उतनी बार इसकी चाल में परिवर्तन होगा और उतनी ही बार इसकी दिशा में भी परिवर्तन होगा। एक्चुअल में जो लाइन थी वो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया कि एक्चुअल में गुजरनी कहाँ से चाहिए थी, तो यहाँ इस डॉटेड लाइन से गुजरनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माध्यम बदल गया तो गति बदल गई, गति बदली है तो दिशा भी बदल गई है। इसीलिए बच्चों ये जो एक्सपेरिमेंट है आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें समझ में आया होगा। बाकी लैबोरेटरी वर्क में आपको ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आप प्रैक्टिकली आपको इसको करके देखेंगे या देखते हुए करते हुए देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बाहर वायु है, यहाँ से जो प्रकाश की किरण आई है इसमें बिल्कुल सीधी आ रही थी। जैसे ही कांच स्टार्ट हुआ तो इसकी गति में परिवर्तन हुआ। अब देखो बच्चों, कांच के अंदर माध्यम ज़्यादा है या हवा में ज़्यादा था? हाँ, कांच में ज़्यादा है, तो ये गति इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम होते ही ये लाइन अभिलंब, जो अभिलंब हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी। जाना तो इसको डॉटेड लाइन की तरफ था, ये जो डॉटेड लाइन दे रखी ना, ऐसे जाना था, लेकिन ये अभिलंब की तरफ मुड़ गई है थोड़ी सी, क्योंकि गति कम हो गई है। और जैसे ही गति ज़्यादा होती है वायु में दोबारा आने पर, ये गति ज़्यादा हो गई है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखो अभिलंब से दूर हटती जा रही है, वापस मुड़ गई उस तरफ। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि जब कम होती है गति तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, गति ज़्यादा होती है तो अभिलंब से दूर निकल जाती है। प्रकाश की किरण का ये एक काम है। तो चित्र को आप देखना है, क्रियाकलाप को समझना है। इसके बाद में हम बात करते हैं, आप इसका जो नियम है, अपवर्तन के नियम क्या है उसकी तरफ चलेंगे। पहले यहाँ देखते हैं होता क्या है। आपतन कोण निर्गत कोण के समान होता है हमेशा। चित्र में देखिए, जो कोण आ रहा है यहाँ ऊपर से, जो प्रकाश की किरण आ रही है, वो जो एंगल बना रही है यहाँ से, देखो आते हुए अभिलंब के साथ में जो भी एंगल बना है यहाँ, ये निर्गत कोण यानी कि जाते हुए किरण के साथ में और अभिलंब के बीच में जो एंगल बना है, जो कोण बना है, दोनों ही आपस में क्या रहेंगे? हमेशा बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है। पार्श्व विस्थापन, कांच के स्लैब के कारण प्रकाश के मार्ग में विस्थापन होता है यहाँ पर। अब उसका विस्थापन का मतलब यहाँ पर किस कारण से हुआ है? एक तो पदार्थ का अपवर्तनांक के कारण। पार्श्व विस्थापन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक। कांच, ये कांच का स्लैब, देखो वायु में प्रकाश अलग गति से चल रही थी और कांच में अलग गति से चल रही है, तो दोनों का अंदर जो प्रकाश के गुजरने का एक चाल है वो बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? उसका विस्थापन बोलते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ का अपवर्तनांक एक मेन कारण है पार्श्व विस्थापन के लिए, और दूसरा कांच के स्लैब की चौड़ाई। जितना बड़ा स्लैब हो जाएगा, मान लीजिए हमने यहाँ इतना बड़ा कर दिया स्लैब को, तो प्रकाश की किरण यहाँ तक पहुँचते पहुँचते और भी छोटी हो जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? तो और भी स्लो हो जाएगी, दिशा में काफ़ी ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। यानी कि जो मेन डॉटेड लाइन थी ना, जहाँ से गुजरनी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आने वाला है। अगर जितना ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं
कितनी चौड़ाई से माध्यम बदला है और जिस माध्यम से होकर गुजरी है उसका अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक के बारे में हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे, आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा अपवर्तनांक क्या होता है। अब अपवर्तन के नियम की बात कर लेते हैं। देखिए, अपवर्तन का नियम क्या बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम की जैसी लाइन है, बिल्कुल सेम, कि आपतन कोण, परावर्तित आपतन किरण, परावर्तन किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ भी वैसे ही लिखा हुआ है, बस अपवर्तित लिख दिया गया है यहाँ पर, वहाँ पर परावर्तित था। दूसरा पॉइंट, एक रूल है, एक नियम है, इसको याद रख लेना, क्योंकि यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं कभी कभी, या फिर सीधा सीधा 1 या 2 नंबर का ये नियम पूछ लिया जाता है। इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल जिसने ये दिया था। देखिए, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई, आपतन कोण, यानी कि एक ग्लास स्लैब में से गुजरते समय जो अभिलंब के साथ में कोण बना था उसको हमने क्या बोला, आपतन कोण बोला। तो ये वाला हमारा आपतन कोण हो गया, ठीक है, ग्लास स्लैब में से इस समय एंट्री करते वक्त। और जब ये बाहर आता है तो यहाँ भी एक अभिलंब अगर हम लेंगे तो इसके साथ में जो कोण बनेगा, ये दोनों कोण और यहाँ पर ये दोनों कोण, इस वाले कोण को हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित कोण, अपवर्तित। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के निश्चित रंग तथा माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई आपतन कोण तथा साइन आर अपवर्तन कोण का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हमने एक स्थिरांक तैयार कर लिया है कि साइन आई डिवाइड बाई साइन आर किसके बराबर में आएगा, स्थिरांक। स्थिरांक का मतलब बिल्कुल हमेशा बराबर होगा, ऊपर 10 है नीचे भी 10 रहेगा, 10 डिग्री 10 डिग्री, तो क्या आएगा, कांस्टेंट, मीन्स स्थिर होगा, एकदम से वैल्यू 1 ही रहेगी, इनकी कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि जब दोनों एंगल ही बराबर हैं तो डिवाइड करने से कोई चेंज नहीं होना है। अब आइए चलते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। देखिए, अपवर्तनांक का मतलब क्या है, माध्यमों के युग्म में प्रकाश की गति के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यमों के युग्म में, यानी कि माध्यमों का एक जोड़ा है, में प्रकाश की गति के अनुपात को, दो माध्यम थे यहाँ पर, एक वायु है एक कांच है। तो कांच में, वायु में गति क्या थी प्रकाश की, कांच में गति क्या थी, दोनों का जो अनुपात आएगा उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। अपवर्तनांक को डिनोट किससे किया हमने, n से। तो n किसके बराबर हो गया भाई, n किसके बराबर हो गया, माध्यम 1 में प्रकाश की गति डिवाइड बाई माध्यम 2 में प्रकाश की गति। कितना आसान है, दो माध्यम है हमारे पास में, एक ऊपर वाले माध्यम में प्रकाश की गति कितनी थी, नीचे वाले में प्रकाश की गति कितनी थी, ये n के बराबर हो जाएगा, और n यहाँ पर क्या था, अपवर्तनांक था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। निरपेक्ष का मतलब बच्चों ये होता है कि रिलेशन, हम संबंध बना रहे हैं, एक पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के बीच में जो एक प्रकाश की गति का जो अब अंतर आता है, उसी अंतर से उनका अपवर्तनांक भी देख सकते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अगर दो माध्यमों में से एक माध्यम वायु है, दूसरा चाहे कुछ भी है, तो दोनों के अपवर्तनांक को हम, दूसरे के अपवर्तनांक को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। बच्चों, वायु का जो अपवर्तनांक माना गया है, वायु या निर्वात एक ही चीज़ बोली गई है यहाँ पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है, निर्वात जहाँ पर कुछ भी ना हो, और वायु के अंदर तो कुछ होता है, बहुत सारी गैसेज हैं, लेकिन लगभग इनका बराबर ही होता है अपवर्तनांक। अगर निर्वात की बात करें तो इसका अपवर्तनांक 1 होता है, वायु की बात करें तो 1.003 के आसपास होता है। तो लगभग इसको भी हम एक ही मान लेते हैं, इसलिए हमने वायु और निर्वात को या करके बोला है कि वायु, यदि माध्यम 1 वायु या निर्वात है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और इसका जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा, हमने निर्वात में प्रकाश की गति को c मान लिया है और माध्यम में प्रकाश की गति को v मान लिया है। माध्यम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कांच भी, पानी भी, हीरा भी, केरोसिन भी, कोई भी ऑयल हो सकता है। तो और इनको n के बराबर, तो एक छोटा सा फॉर्मूला n बराबर में c/v, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रकाशिक सघन माध्यम और विरल माध्यम किसे कहते हैं। बच्चों, सघन से मतलब हमारा क्या है, गहरा माध्यम, जिसमें पदार्थों की संख्या ज़्यादा होती है। तो दिए गए दो माध्यमों में
जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है। अपवर्तनांक का मतलब आप सीधा ये मान लेना, जिस माध्यम में ज़्यादा पदार्थ मिलेंगे या जो जितना ज़्यादा गहरा मिलेगा उसमें ज़्यादा पदार्थ होंगे उसको हम सघन माध्यम बोलेंगे, और जो हल्का पदार्थ होंगे जिसमें आर पार प्रकाश की किरणें आराम से गुजर सकती हैं उसको हम विरल माध्यम बोलते हैं। तो दिए गए दो माध्यमों में जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसे प्रकाशिक अपवर्तनांक या विरल माध्यम कहते हैं। तो बच्चों, निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, उसका अपवर्तनांक 1 होता है। वायु में थोड़ा बहुत कुछ गैसेज आ जाती हैं तो उसका अपवर्तनांक 1 से थोड़ा सा बढ़ गया है। तो देखो, जितना कम माध्यम उतना ही कम अपवर्तनांक, माध्यम बढ़ा अपवर्तनांक बढ़ गया। सबसे ज़्यादा जो अभी तक ज्ञात है वो हीरे का अपवर्तनांक है 2.42। जो वर्कशीट है उसमें 242 लिखा हुआ है, जो थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। अब 2.42 है हीरे का, क्योंकि वहाँ पर माध्यम बढ़ गया। आपको पता है हीरा सबसे कठोर धातु होती है, तो उसमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं छोटे से हीरे में भी, तो उसका अपवर्तनांक भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रकाश की किरणें जब उसमें से गुजरती है ना तो गुजरते समय काफ़ी समय लगा देती है, इसलिए तो हीरा चमकता है, और जो चमकता है उसकी तो कीमत बढ़ जाती है अपवर्तनांक की वजह से। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट लाइन जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पर, उसके बारे में बात हो रही है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम क्या था वहाँ पर, मैं ग्लास स्लैब दोबारा से बनाता हूँ। यहाँ बाहर वायु था और अंदर क्या था, ये कांच है। तो ठीक है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम, विरल माध्यम जो हल्का माध्यम था वायु था, विरल माध्यम से सरल माध्यम में, सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल कम हो जाती है। ये तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब माध्यम गहरा हो गया है तो प्रकाश की किरणों को गुजरने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, इसलिए चाल कम हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की तरफ मैंने उसको दिखाया था, उसकी तरफ झुक जाती हैं। इस ग्लास स्लैब में ये अभिलंब है हमारा डॉटेड लाइन से। जैसे ही प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम में और फिर सघन माध्यम में जाते समय क्या हुआ कि इस तरफ झुक गई, जबकि उसको जाना कहाँ था, सीधा निकलना था भाई, लेकिन वो अभिलंब की तरफ झुक गई है, थोड़ा नीचे आ गई है। ठीक है, इसका उल्टा कब होता है, जब वापस से ये अंदर से इसमें से बाहर निकलती है तो फिर परे हट जाती है, जो अभिलंब होता है उससे दूर हट जाती है, कितना दूर चली गई है। तो ये अगला पॉइंट में लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, क्योंकि अब की बात सघन माध्यम क्या था, कांच, कांच में से निकल के कहाँ जा रही है, वायु में जा रही है। तो सघन माध्यम से निकल के कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में, तो उसकी चाल अधिक हो जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया कि दूर हट रही है थोड़ी सी। अब तक ज्ञात पदार्थों में हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है, 242 दिया है बच्चों, इसके बीच में 2 के बाद में पॉइंट लगा लेना, 2.42 है ये। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब अभ्यास के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि कांच का अपवर्तनांक इतना है और जो सी की वैल्यू है वो 3.3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। सूत्र मत भूलना, n बराबर सी वी। सी का मतलब प्रकाश की वायु में चाल, v मतलब प्रकाश की माध्यम में चाल, जो हमें निकालनी है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, v निकालना है, और n का मतलब है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक यहाँ पर दिया हुआ है। तो निकालना क्या है बच्चों, v निकालना है हमें, तो v को हम इस तरफ ले जाएंगे और n को नीचे ले आएंगे, तो सूत्र क्या बन जाएगा हमारे पास में, v बराबर c बाई n। और जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में, c की वैल्यू है हमारे पास में 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और n की वैल्यू है वो कितनी है, 1.8। तो 1.8 का डबल क्या होता है, 3 होता है, तो यहाँ 2 से कट जाएगा। फिर हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, 2 गुणा में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो आंसर आया हमारा वो आया है कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है, इस तरह से आंसर निकाल लेना पूरा लिख के। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी बड़ा आसान है, प्रकाश अपवर्तन के नियम लिखो। तो प्रकाश अपवर्तन का नियम आप यहाँ से लिखेंगे। पहला नियम ऊपर है कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश के निश्चित रंग माध्यमों के युग्म के लिए साइन आई तथा साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये आप इसमें नीचे लिख देना इस सूत्र को, तो ये आपके नियम हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों, नामांकित चित्र आप यहाँ से इस कांच के स्लैब का चित्र यहाँ पर बना देना।
ये कभी कभी आ भी जाता है बड़े क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान से बना देना पेंसिल स्केल की सहायता से। तो ये आज आपकी वर्कशीट हो गई है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि इस वर्कशीट में बच्चों दो बातें अभी मैं बता देता हूँ क्या ध्यान रखना है। एक तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जिससे कि ये सूत्र हमारे पास आता है, स्नेल का नियम जो हमारे पास यहाँ पर है, और प्रकाश अपवर्तन का नियम, दोनों पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है और अपने आप को बचा कर रखना है। कोविड-19 से अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।